McAfee World। यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया है? यहाँ पर हमने सॉल्वेंट्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग बिल्कुल फ्रेश, अब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को समझने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। उसमें जितने टर्म यूज होते थे वो सारे टर्म से हम अवेयर हो चुके हैं। तो स्टार्ट करिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, हेडिंग डालिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। वन इज SN2 एंड अदर वन इज SN1। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोग दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे, SN2 एंड SN1। ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने हेडिंग लिया है यहाँ पर, फर्स्ट हेडिंग लीजिए, SN2। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SN2? SN2 का फुल फॉर्म होता है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, SN2। ये हमें यहाँ पर स्टडी करना है, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलिए देखिए, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होती है, या फिर कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है, पहले उसको समझते हैं। लेट अस सपोज, आपको पता है कि कोई भी एक एल्काइल हैलाइड अगर हमने लिया है, इसके ऊपर अगर हम एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे, तो न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी होती है कि वो यहाँ पर ये जो X है, दिस विल एक्ट एज अ लीविंग ग्रुप। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस लीविंग ग्रुप को यहाँ से लीव कराएगा और खुद इसकी जगह पर R के साथ में बॉन्ड बना लेगा, कुछ इस तरह से। समझा? तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने लीविंग ग्रुप X को सब्स्टिट्यूट कराया। ठीक है, ये सिंपल सा मैंने बताया कि सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है। अब SN2 में देखिए क्या होता है। SN2 को समझने के लिए एक एग्जांपल हमने लिया। एग्जांपल वाज, मैंने एक यहाँ पर एल्काइल हैलाइड लिया है। द एल्काइल हैलाइड इज CH3Cl, और इसके ऊपर हम एक न्यूक्लियोफाइल CN- का अटैक कराना चाहते हैं। इसके ऊपर हम एक न्यूक्लियोफाइल CN- का अटैक कराना चाहते हैं। देखिए, अब इसको, इस CN की टेंडेंसी है कि Cl को सब्स्टिट्यूट करे। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे कार्बन और Cl में Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यहाँ पे कार्बन पे प्लस चार्ज है और Cl पे माइनस। ये CN- की टेंडेंसी है कि वो इस प्लस चार्ज पे पहुंचना चाहता है। तो इस प्लस चार्ज के पास जाने के लिए उसके पास एक तो तरीका हो गया कि वो सामने से डायरेक्ट जाए और इस C+ से ज्वाइन हो जाए। लेकिन जब वो फ्रॉम द साइड ऑफ Cl अप्रोच करता है, तो वहां पर Cl के ऊपर निगेटिव चार्ज है। Cl के निगेटिव चार्ज और साइनाइड के निगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन लगता है। इसकी वजह से क्या होगा, दिस CN विल अप्रोच टूवर्ड्स दिस C+ फ्रॉम बैक साइड। कहां से अप्रोच कर रहा है ये? इसको बोलते हैं बैक साइड अटैक। Cn ने Cl की तरफ किधर से अप्रोच किया है? फ्रॉम बैक साइड। तो जब ये इसको बैक साइड से अप्रोच करता है, तो वहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट होगी। ट्रांजिशन स्टेट कैसे क्रिएट होती है? देखिए, वहां पर प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट बनने से पहले अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, वहां पर विद प्रॉपर ओरिएंटेशन एक ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट होती है। ट्रांजिशन स्टेट इज हाईली अनस्टेबल स्टेट ऑफ रिएक्शन और कंपाउंड। तो उस ट्रांजिशन स्टेट को देखिए यहाँ पर कैसे बन रही है वो। यहाँ पर Cn इसके ऊपर बॉन्ड बनाना चाहता है, ठीक है, और Cl यहाँ से बॉन्ड तोड़ना चाहता है। तो आपको यहाँ पर क्या ऑब्जर्व होगा कि Cn इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है,
और जैसे अगर ये बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा तो ये यहाँ से लीव करने की कोशिश करेगा। और इन दोनों के ऊपर कैसा चार्ज है, दोनों के ऊपर निगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। दिस अनस्टेबल स्टेट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। इन एवरी रिएक्शन, in every chemical reaction according to collision theory, ट्रांजिशन स्टेट हमेशा बनेगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे क्या होने वाला है। अब यहाँ पर जो अच्छा लीविंग ग्रुप होगा वो लीव कर जाएगा, और जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा वो यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। कैसे, कुछ इस तरह से देखिए, Cn ने इधर इसके साथ ऐसे बॉन्ड बना लिया है, और यहाँ पर ये CH3 और ये सॉरी 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 यहाँ पर ये दोनों तीनों हाइड्रोजन एज इट इज है। तो आपने कॉन्फ़िगरेशन के बारे में एक चीज यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन का क्या हुआ है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो गया है। कॉन्फ़िगरेशन का क्या हुआ है, इन्वर्जन, वी कॉल इट वेल्डन इन्वर्जन। ऑल्दो ये इन्वर्जन इस रिएक्शन में ऑब्जर्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक स्टीरियो स्पेसिफिक कंपाउंड नहीं है, इसके पास कोई चायरल कार्बन नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये वेल्डन इन्वर्जन ऑब्जर्व नहीं होगा। ऑल्दो हुआ है बट ऑब्जर्व नहीं होगा। बट लेट अस सपोज अगर ये चायरल कंपाउंड होता तो आइदर ये डी होता या फिर एल होता, डेक्स्ट्रो और लेवो। तो अगर लेट अस सपोज ये डी होता तो इसका जो प्रोडक्ट बना था, प्रोडक्ट विल बी लेवो। समझे, यानी इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पर प्रोडक्ट का देखने को मिलेगा। और प्रोडक्ट के साथ में दूसरा सब्सटेंस यहाँ पर क्या बना है, लीविंग ग्रुप Cl-। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म में देखिए कोई आपको कंफ्यूजन हो तो बताइए। फिर हम लोग इसकी काइनेटिक्स देखते हैं। इसकी काइनेटिक्स के लिए हम इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पर देखिए मैं इसका यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस पे क्या लिया हुआ है, एनर्जी लिया हुआ है। वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, एनर्जी। एनर्जी ऑफ व्हाट, एनर्जी ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। कुल मिला के इस रिएक्शन में जितनी भी एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है वो सब हमने इस वाई एक्सिस पे लिया है। और यहाँ पर हमने इस डायरेक्शन पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इस डायरेक्शन, रिएक्शन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, यहाँ पर अभी रिएक्टेंट जो है उसका एनर्जी लेवल ये है, रिएक्टेंट अभी यहाँ पर है। इस रिएक्शन का अपना एक कोई ना कोई थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल जरूर होगा। हर रिएक्शन का एक थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल होता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, minimum energy required to convert reactant into product, that is called threshold। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए मैं जब हम लोग यहाँ पर इस रिएक्टेंट को हीट करेंगे रिएक्शन को, तो रिएक्टेंट को एनर्जी मिलेगी, रिएक्टेंट को एनर्जी मिलती जाएगी, एनर्जी उसकी इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, और तब तक इंक्रीज होगी जब तक रिएक्टेंट का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी को टच ना कर ले। जैसे ही यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी पर रिएक्टेंट की एनर्जी पहुंचती है, वहां पर रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट और अटैकिंग रीजन के बीच में रिएक्शन होगी, और वहां पर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। ट्रांजिशन स्टेट इज मोस्ट एनर्जेटिक स्टेट ऑफ रिएक्शन। transition state is more energetic state of reaction, or you can say most unstable state of reaction। एनर्जी जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पर जैसे ही ये स्टेबिलिटी को गेन हाईली एनर्जेटिक स्टेट में जाएगा, ये अनस्टेबल होगा, और ये अब यहाँ से क्या करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। इस तरीके से ये इसने इस तरीके से क्या किया, यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट किया। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्या है, दिस पॉइंट शोज व्हाट, दिस पॉइंट शोज ट्रांजिशन स्टेट एंड मोस्ट अनस्टेबल स्टेट। ठीक है, इस रिएक्शन का अगर हम रेट लॉ लिखेंगे तो रेट लॉ हमको कैसा दिखेगा, द रेट लॉ ऑफ दिस रिएक्शन। आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हुई है।
तो सिंगल स्टेप में रिएक्टेंट का ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने भी मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वही आपका रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। तो इस रिएक्शन का रेट लॉ क्या आएगा, R इज इक्वल टू के, और जो भी आपने अल्काइल हैलाइड यूज किया है एज वेल एज जो भी आपने न्यूक्लियोफाइल यूज किया है वो दोनों यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट लॉ, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा है। आप काइनेटिक्स पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी। और अगर आप इसका ऑर्डर देखेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी पावर में कितना है 1 और 1, तो इसका ऑर्डर भी कितना आ जाएगा 2। समझे आप? इस तरह से हम लोग रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर एवरीथिंग वी कैन डिफाइन। देख लीजिए कहीं पर कोई चीज जो आपको समझने में दिक्कत हो रही है बताइए। ओके, no doubt, then move to next reaction. The next reaction is SN1 reaction. SN1 reaction is known as unimolecular nucleophilic substitution. तो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को एक एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर एक अल्काइल हैलाइड लिया हुआ है। द अल्काइल हैलाइड विल लुक लाइक CH3। एक हमने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया, स्टेरिकली हिंडर्ड अल्काइल हैलाइड, और हम इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल CN- का अटैक कराना चाहते हैं। ठीक है, अगेन आपको पता है कि कार्बन और Cl इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से यहाँ पर प्लस और माइनस चार्ज क्रिएट होगा। ठीक है, तो अब होगा क्या यहाँ पर, Cn- अगेन इस C+ पर जाने के लिए बैक साइड से एंटर करने की कोशिश करेगा इस C+ के साथ बॉन्ड बनाने की, लेकिन वहां पर बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप लगे हैं CH3 के जो इस Cn- को इस C+ तक नहीं पहुंचने देते। तो फिर ये Cn- को इस C+ तक पहुंचना है तो उसके पास अभी सिर्फ एक ही तरीका रह गया है कि वो डायरेक्टली इसकी तरफ अप्रोच करे और इस Cl को यहाँ से डिस्प्लेस करे और उसकी जगह पर खुद यहाँ पर बॉन्ड बना दे। क्लियर? तो यहाँ पर आप कैसे करोगे अभी, अब ये Cn- इसकी तरफ अप्रोच करेगा, इसके पास भी निगेटिव चार्ज, इसके पास भी निगेटिव चार्ज, इन दोनों के निगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगा। वही रिपल्सिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होकर इस कार्बन और Cl के बॉन्ड को ब्रेक करेगा। वही जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स वो इस कार्बन और Cl के बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और Cl हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो हेटेरोलेटिक बॉन्ड फिजन के बाद इस Cl इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ से लीव कर जाएगा। तो इसको लीव कर जाने की वजह से यहाँ पर आपको कुछ एक इस तरह की एक इंटरमीडिएट स्टेज मिलेगी, आपको एक इंटरमीडिएट मिलेगा ऐसा C+ और साथ में यहाँ पर Cl- लीविंग ग्रुप हुआ है। अभी देखिए Cn- ने यहाँ पर अपना कोई केमिकल रिएक्शन नहीं किया, उसने सिर्फ अपना निगेटिव चार्ज से यहाँ पर रिपल्शन अप्लाई किया, उस रिपल्शन की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हुई और उस पोटेंशियल एनर्जी ने इस कार्बन और Cl के बॉन्ड को ब्रेक किया, और यहाँ पर कार्बन और Cl का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पर आपको एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होके मिल रहा है। आप देख सकते हो ये क्या है इस रिएक्शन का, इंटरमीडिएट। और इस इंटरमीडिएट की अगर आप प्रॉपर्टी देखें तो ये किस टाइप का इंटरमीडिएट बनाया है इसने, कार्बोकेटायन टाइप का। कार्बोकेटायन टाइप के इंटरमीडिएट के बारे में आपको एक चीज याद रखनी चाहिए कि जहां पर भी कार्बोकेटायन एज इंटरमीडिएट बनेगा हर उस जगह पर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। इन कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट अपने आप को पहले मोर स्टेबल कंडीशन में लेके जाता है, और जो मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट होता है वही फाइनली मेजर प्रोडक्ट हमें बनाकर देता है। ठीक है, अच्छा मैंने आपको हमेशा बताया कि अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी जब भी रिएक्टेंट और मॉलिक्यूल में किसी भी तरह का बॉन्ड फिजन होता है तो बॉन्ड फिजन से पहले वहां पर एक अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट आती है। तो यहां पर भी एक ट्रांजिशन स्टेट आई होगी, क्या होगी वो ट्रांजिशन स्टेट, यहां पर जो ट्रांजिशन स्टेट आई होगी वो ट्रांजिशन स्टेट होगी वो कार्बन और Cl का बॉन्ड यहां पर वीक होना। द ट्रांजिशन स्टेट इज व्हाट,
वीकनेस ऑफ कार्बन एंड Cl बॉन्ड, इस तरह से। तो ये है इस रिएक्शन का ट्रांजिशन स्टेट 1। पहला ट्रांजिशन स्टेट आया, उसके बाद आपको इंटरमीडिएट मिला, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब ये इस रिएक्शन का स्लो स्टेप था। ये क्या है इस रिएक्शन का स्लो स्टेप। इसमें पहले न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई करानी पड़ी, जिसने इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हेल्प कराई, ठीक है। लेकिन Cn वहां पे खुद केमिकली एक्टिव नहीं है। केमिकली देखो Cn माइनस ने कोई रिएक्शन नहीं किया, क्लियर। Cn माइनस अभी भी सोल्यूशन में एज इट इज जैसा था वैसा ही पड़ा हुआ है। अब सेकेंड स्टेप में ये Cn माइनस अपना एग्जिस्टेंस वहां पर शो करेगा। कैसे, अब यहां पर Cn माइनस आएगा, सोल्यूशन में पड़ा है, उसको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर प्लस चार्ज है और उसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो ये Cn माइनस फ्रंट से जाएगा और इस C प्लस के साथ में बॉन्ड बना लेगा, और इस C प्लस के साथ में जब वो बॉन्ड बनाएगा तो आपके पास कुछ इस तरह का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। एंड बिफोर फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट अगेन देयर विल बी अ ट्रांजिशन स्टेट। क्या होगी वो ट्रांजिशन स्टेट, वो ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरह की होगी। यहां पर C और Cn के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होने जा रहा है ड्यू टू दिस चार्ज डिफरेंस, ड्यू टू दैट चार्ज डिफरेंस, ठीक है। और इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट 2। आफ्टर एवरी फॉर एवरी चेंज देयर इज अ ट्रांजिशन स्टेट, ध्यान रखिएगा। तो स्लो स्टेप में एक ट्रांजिशन स्टेट बनी, सेकेंड स्टेप में अगेन ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट मिल गया। अगर आप इस प्रोडक्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि इस कंपाउंड का क्या हुआ है। यहाँ पर इस कंपाउंड का रिटेंशन हुआ है। रिटेंशन का मतलब क्या हुआ, यानी जिधर साइड पर Cl था उधर ही एग्जैक्टली Cn जाके अटैच हुआ है, यानी नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन मींस क्या होता है, नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, समझा, नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर। और ये वाला रिएक्शन जो होगा, ये स्टेप इस रिएक्शन का फास्ट स्टेप होगा। क्यों, क्योंकि Cn माइनस को अब कुछ भी नहीं करना है, सामने प्लस चार्ज दिख रहा है, वो सीधे जाके ज्वाइन हो जाएगा उसके ऊपर, वहां पर उसको रोकने वाला कोई नहीं है, इसलिए रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होगी। तो ये रिएक्शन कितने स्टेप्स में कंप्लीट हुई है, 2 स्टेप में। चलिए अब इसका रेट लॉ लिखते हैं। अगर आप इसका रेट लॉ लिखोगे तो इसका रेट लॉ कैसा आएगा, इसके रेट लॉ में आप ऐसे लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू, इसका जो स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप में सिर्फ कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, एल्काइल हैलाइड। न्यूक्लियोफाइल ने केमिकली वहां पर कोई रिएक्शन नहीं करी। तो अगर आप इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी देखेंगे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन, तो वहां पर स्लो स्टेप में केवल रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया, दैट इज एल्काइल हैलाइड। और ऑर्डर देखेंगे तो यहाँ पर रेट लॉ में इसकी पावर 1 है, तो ऑर्डर विल बी 1। इस तरह से आप रिएक्शन का ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर बनाइए, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप इसका यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम लोग क्या लेने वाले हैं, वाई एक्सिस पे हम लोग एनर्जी का टर्म लेंगे और यहाँ पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लेंगे। इस डायरेक्शन में रिएक्शन मूव कर रही है और इस डायरेक्शन में एनर्जी मूव करती है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो रिएक्टेंट होगा उसका एनर्जी इनिशियली कुछ यहाँ पर होगा, और हर रिएक्शन का अपना कोई ना कोई एक थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल होता है जिसको उसे अचीव करना है। कहाँ से मिलेगा उसको वो थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल इस रिएक्टेंट को, जब हम इस रिएक्शन को हीट करते हैं, इस रिएक्शन मिक्सचर को, तो उसको वो थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल अचीव होता है, ठीक है। तो अगर आपने इसको यहाँ से हीट किया तो ये आपको यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल देगा। तो इसको जब आप हीट करेंगे तो सबसे पहला ट्रांजिशन स्टेट आपको मिलेगा यहाँ पर, मैक्सिमम जो जहां से आपका प्रोडक्ट बनना शुरू होगा, दिस इज योर फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट। जैसे ही फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट
बनेगी उसके इमीडिएटली बाद वो इंटरमीडिएट बनाएगा जो कि एक स्टेबल स्टेट होगी। ठीक, जैसे ही इंटरमीडिएट बना, अगेन वो इंटरमीडिएट बनने के बाद फिर से फर्दर वो सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट की तरफ जाएगा जब फास्ट रिएक्शन होगी, और आपको कुछ इस तरह से वहां पर रिएक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ये प्रोडक्ट को शो कर रहा है, और आप देख सकते हैं ये पॉइंट क्या शो कर रहा था, ट्रांजिशन स्टेट 1, और ये वाला पॉइंट क्या शो कर रहा है, ट्रांजिशन स्टेट 2, और ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट को। आप देख सकते हैं ये एक स्टेबल पॉइंट है, और ये दोनों एनर्जेटिक स्टेट है, लेस स्टेबल पॉइंट्स होंगे। तो इस तरह से आप इनके ग्राफ्स वगैरह प्लॉट कर सकते हैं। समझ में आया? आप काइनेटिक्स सीख चुके हैं, इसलिए आप ये सब समझ सकते हैं कि यहाँ पर रिएक्टेंट को हमने क्या दिया, एक्टिवेशन एनर्जी दिया, तभी तो उसने ट्रांजिशन स्टेट तक गया और इंटरमीडिएट बनाया। अगेन उसको एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी, फिर वो ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा और फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है किसी के पास? यू कैन आस्क, डिस्कस। अभिलाषा, सतमेश, यू वांट टू आस्क समथिंग? सर वो ग्राफ नीचे जाता है तब क्या होता है? ग्राफ नीचे जाता है तो वो उसका एनर्जी डिक्रीज कर रहा होता है, और डिक्रीज करके मतलब वो स्टेबल होने जा रहा है, और जब वो फाइनली स्टेबल हो जाता है उसी को आप बोलते हैं प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 and SN2 reaction, factors affecting SN1 SN2 reaction। तो हम लोग इन सारे फैक्टर्स को एक टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं। फैक्टर्स affecting SN1 and SN2 reaction, फैक्टर्स affecting SN1 and SN2 reaction। तो अगर आप यहाँ पे फैक्टर्स को ऑब्जर्व करोगे तो एक तरफ मैं SN2 ले लेता हूँ और एक तरफ मैं SN1 ले लेता हूँ, सो दैट आप इनको कंपेयर कर पाए। एक जगह मैंने SN2 ले लिया है और एक जगह हमने SN1 ले लिया है। एक एक फैक्टर पिक करते हैं और फिर उसको डिस्कस करते हुए चलते हैं। पहला फैक्टर हमने लिया है साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप, दिस इज योर फर्स्ट फैक्टर। अगर आप फर्स्ट फैक्टर के अकॉर्डिंग जाते हैं तो आपको दिखेगा कि एल्काइल ग्रुप आर, अगर लेटेस्ट सपोज मैं आर एक्स के टर्म्स में बोलूं, तो ये जो आर एक्स का आर है, SN2 के केस में जितना वो छोटा होगा, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, वो उतना फास्ट SN2 रिएक्शन करेगा, और जितना स्टेरिकली हिंडर्ड होगा उतना फास्ट वो SN1 रिएक्शन को प्रेफर करेगा। पहली चीज, आई थिंक इस वाले में किसी का कोई डाउट नहीं रह रहा होगा। ठीक है, इसके बाद सेकेंड फैक्टर आता है लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप कैसे अफेक्ट करता है? लीविंग ग्रुप कैसे अफेक्ट करेगा, बोले भाई? तो लीविंग ग्रुप, देखिए लीविंग ग्रुप ना SN1 को ज्यादा फेवर करता है ना SN2 को, लेकिन ज्यादातर ये सारे किसको फेवर करते हैं? बेटर लीविंग ग्रुप फेवर SN2 रिएक्शन। बेटर लीविंग ग्रुप फेवर, better leaving group favors SN2 more and SN1 less। तो लीविंग ग्रुप अगर बहुत अच्छा है तो वो ज्यादा किसको पसंद करेगा? SN2 करवाना पसंद करेगा एज कंपेयर टू दी SN1। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, strong nucleophile favors
SN2 and weak nucleophile favors SN1. For example, OH minus एंड H2O दोनों न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन अगर वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं तो वो SN1 रिएक्शन को ज्यादा फेवर करेगा एज कंपेयर टू दी एज कंपेयर टू व्हाट एज कंपेयर टू SN1। इसके बाद आता है सॉल्वेंट। ये काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है रिएक्शन को। तो अगर हम SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन के लिए बोले तो SN2 रिएक्शन को कौन फेवर करता है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा। और पोलर प्रोटिक किसको फेवर करता है? पोलर प्रोटिक फेवर्स SN1। ठीक है, पोलर एप्रोटिक किसको फेवर कर रहा है? SN2 को। और पोलर प्रोटिक किसको फेवर कर रहा है? SN1 को। कैसे, क्यों, ये सब हम लोग आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये सब हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है इंटरमीडिएट। तो ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन यहाँ पर क्या हो रहा होता है? ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन देयर इज ट्रांजिशन स्टेट, नो इंटरमीडिएट। और ड्यूरिंग SN1 देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। और ड्यू टू दी कार्बोकेटायन यहाँ पर हमेशा पॉसिबिलिटी होती है क्या होने की? रीअरेंजमेंट रिएक्शंस करने की पॉसिबिलिटी होती है। समझा यहाँ तक? ये था SN1 SN2 का कंपैरिजन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसके बाद अब आते हैं इसका वो पार्ट जो आपको IIT JEE एग्जाम में हेल्प करने वाला है। द पार्ट इज कॉल्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑल्दो ये अभी हम लोग आगे जाके और भी डिटेल में देखेंगे, बट अभी आपको एक मोटा मोटा रफ रफ आइडिया तो मैं आपको यहाँ पे दे ही दूंगा कि SN1 SN2 की स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो आपको मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहले मैं SN2 रिएक्शन के लिए एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट फॉर SN2, देखो जब भी हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री वाली बात करते हैं तो हमें सामने एक ऐसा कंपाउंड लेना होगा जो ऑलरेडी क्या है? चायरल है। क्योंकि जब तक कंपाउंड चायरल नहीं होगा हमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व ही नहीं होगा। उसमें जो आपको इन्वर्जन या रिटेंशन है वो आपको कभी फील ही नहीं होगा, आपको रियलाइज नहीं होगा। तो उसका रियलाइजेशन करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले एक चायरल कार्बन की जरूरत होती है। तो हम लोग यहाँ पर एक ऐसा अल्काइल हैलाइड लेंगे जो क्या है? चायरल कार्बन कंटेन करता है, विच कंटेन्स व्हाट? चायरल कार्बन। तो जैसे आपको ये वाला ग्रुप दिख रहा है, ये एक चायरल कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला कार्बन चायरल है। चायरल कार्बन को ऐसे हम लोग स्टार से इंडिकेट करते हैं। तो ये कार्बन आपका चायरल है और हम लोग इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल कोई भी ले लीजिए, लाइक मैंने यहाँ पर I माइनस न्यूक्लियोफाइल ले लिया है और इसको हम अटैक कराना चाहते हैं।
इस I माइनस न्यूक्लियोफाइल को जब इसके ऊपर अटैक कराएंगे और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन सा कराएंगे, SN2, तो कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। तो कॉन्फ़िगरेशन के इन्वर्जन के बाद ये आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। आफ्टर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इट विल लुक लाइक, आपको ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर आपने ये क्या कराया है, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन। अब आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर इन्वर्जन हुआ है? तो इन्वर्जन को पता करने के लिए ही तो आपको एक टेक्निक सिखाई गई है, RS नोमेनक्लेचर। RS नोमेनक्लेचर याद है आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सिखाया गया होगा आइसोमेरिज्म के टाइम पे। RS नोमेनक्लेचर प्रथमेश, तुमको तो मैंने ही रिवाइज करवाया था। तो देखिए RS हाँ नोमेनक्लेचर सर। में क्या होता है, यहाँ पर 4 ग्रुप हैं, एक तो इथाइल, Cl, H और C। तो इस चायरल कार्बन के साथ जो कनेक्टेड वाला एटम है, हम उसका एटॉमिक मास देखते हैं। जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसकी हम प्रायोरिटी हाई रखते हैं। तो यहाँ पर Cl, कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर सबसे हाई प्रायोरिटी Cl का होगा। ठीक है। सेकेंड प्रायोरिटी किसको मिलने वाला है, सेकेंड प्रायोरिटी मिलेगा इथाइल को, क्योंकि वहां पर 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन है नेक्स्ट पोजीशन पर। और थर्ड प्रायोरिटी मिलेगा मिथाइल को, और लीस्ट प्रायोरिटी मिलता है 4 को। फिर जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, हम उसके साइड से व्यू करते हैं। उसके साइड से व्यू किया हमने, तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि क्या हो रहा है उसके साइड से व्यू करने पर, ये 1 से किधर जा रहा है, 1 से 2, 2 से 3। तो ये रोटेशन कैसा रोटेशन है, ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। और जब भी लो प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पोजीशन पे हो और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा, ये एस कॉन्फ़िगरेशन को शो करेगा। ठीक है। अब जरा इस प्रोडक्ट को देखते हैं। प्रोडक्ट साइड पे आई जो है इसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगा, फिर इथाइल का, फिर मिथाइल का, और सबसे लीस्ट। तो हम 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3। तो आप देखिए रोटेशन कैसा आ रहा है, दिस रोटेशन इज क्लॉकवाइज। और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है तो वो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर। तो आप देख सकते हैं रिएक्टेंट एस था तो प्रोडक्ट आर हो गया। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि ये दोनों कैसे है, इनका कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे से इन्वर्टेड है, अपोजिट है। तो अगर ये एस, अगर इनमें से ये समझ लो कि अगर एक डी होगा तो फॉर श्योर दूसरा वाला एल भी होगा। तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन होता है और आपको एक यूनिक प्रोडक्ट मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इन्वर्जन के साथ साथ आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज यूनिक प्रोडक्ट। ठीक है, कोई भी आपको मिक्सचर नहीं मिलेगा, सिर्फ सिंगल एक प्रोडक्ट मिलेगा जब SN2 रिएक्शन की जाती है तो। ठीक है, ये मैंने आपको RS से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसको आप वेज और डैश फॉर्म में भी कर सकते थे, वेज डैश फॉर्मूले से। जैसे मैंने कार्बन लिया है और कार्बन के साथ में यहाँ पर मैंने ये ग्रुप ले लिया है ET। ठीक है, इधर मैंने मिथाइल ले लिया था। यही सेम चीज है, बस खाली मैं उसको वेज डैश के फॉर्म में दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे ये मैंने ये डैश है, डैश फॉर्म में क्या है, मैंने H को डैश पे लिया है। और यहाँ पर जो C है इसको मैंने लिया है यहाँ पर वेज पे, दिस इज कॉल्ड वेज। इसको हम लोग क्या कॉल करते हैं, दिस इज कॉल्ड वेज। और इसको क्या बोलते हैं, डैश। तो वेज और डैश का मतलब और इस सिंगल लाइन का मतलब समझिए, ये सिंगल लाइन का मतलब है कि ये दोनों एक ही प्लेन में है। और वेज और डैश का मतलब है कि ये जो प्लेन है, जिस प्लेन में ये ME और ET है, ये उसके 90 डिग्री अपर है और ये उसके 90 डिग्री बिलो है। या आप इसको अपर मान लीजिए और इसको बिलो मान लीजिए, यानी अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। और अब इसके ऊपर आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दीजिए, कोई भी न्यूक्लियोफाइल लीजिए और रिएक्शन कराइए। तो अब जो इससे प्रोडक्ट बनाएंगे, देखिए
यहाँ पर मैंने Cl लिया था। हाँ, अब इससे जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसका क्या हो गया, इन्वर्जन। अब इन्वर्जन वेस्ट डैश में कैसे लिखा जाता है वही बताने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। Et वही रहेगा, ये इन्वर्ट होके इधर आ जाएगा Me। ठीक, यहाँ पर H कैसे है, इधर डैश पे था तो इसमें इधर डैश पे आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको Cl लग के मिल जाएगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, और Cl यहाँ पर लीव किया है। इस तरह से वेज डैश फॉर्म में इसको लिखा जाता है, बना लीजिए। हाँ, अभी मैंने ये SN2 का आपको एक्सप्लेन किया था। नाउ कम टू SN1। SN2 के बाद हमारा आता है SN1। SN1 ही एक्चुअली है जिसके लिए आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म यहाँ पे पढ़ना है, दैट इज एक्चुअली SN1। तो SN1 में देखिए क्या होता है कि आप जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो प्रोडक्ट जो है आपका वो खाली सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनता, वो हमेशा आपको टू प्रोडक्ट्स बना कर देता है। कैसे, देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर CH3 C2H5H और Cl लिया, और हम इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल डालकर सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जब ये SN1 रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन करता है तो इससे हमको हमेशा टू प्रोडक्ट्स मिलते हैं। टू प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं वो प्रोडक्ट, एक बार आप पूरा देख लो। वैसे इसको हम लोग डिटेल में भी आगे और पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आगे हम इसको डिटेल में और पढ़ेंगे। बट अभी शॉर्ट में हमें एक आइडिया लग जाना चाहिए कि SN1 में क्या होता है और SN2 में क्या होता है, सो दैट क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए आपको ये सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत है। देखिए, जब मैंने एक न्यूक्लियोफाइल को किसी सबस्ट्रेट पे अटैक कराया तो वो जब SN1 मैकेनिज्म से जाता है तो वो वहां पर दो पॉसिबल प्रोडक्ट बनाता है। दो पॉसिबल प्रोडक्ट क्यों बनाता है उसको समझिए। उसका रीजन ये है कि जो ये न्यूक्लियोफाइल होता है ना, न्यूक्लियोफाइल बहुत कंफ्यूज रहता है। न्यूक्लियोफाइल को एक ही चीज सिखाई गई है। क्या सिखाया गया है न्यूक्लियोफाइल को? न्यूक्लियोफाइल को बोला गया है कि तुम्हारा पहला ऑब्जेक्टिव है सामने वाले कंपाउंड में कैसे भी करके SN2 रिएक्शन जाकर करो, ठीक है। लेकिन कभी कभी कंपाउंड की कंडीशंस ऐसी होती है जो उसको अलाउ नहीं करती कि वो अपने सारे प्रोडक्ट SN2 रिएक्शन से बनाए। तो उस केस में कंपाउंड जब उसको अलाउ नहीं करता तो वो पहले SN2 करता है और साथ साथ में SN1 भी करता है। तो यहाँ पर देखिए दो प्रोडक्ट बने हैं। ये वाला प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे, इस वाले में क्या हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हुआ है, और इस वाले में कॉन्फ़िगरेशन का क्या हुआ है, रिटेंशन। ये उसने कैसे बनाया था, ये उसने बनाया है वाया SN2 रिएक्शन, और ये वाला उसने कैसे बनाया है, वाया SN1 रिएक्शन। क्लियर? और अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, अगर आप एक मिरर इमेज रखें तो आप नोटिस करेंगे ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मिरर इमेज पेयर है। यानी दोनों क्या हैं, एनेंशियोमर है। और इस एनेंशियोमर के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस एनेंशियोमर के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। तो समटाइम SN1 रिएक्शन के बाद आपको रेसमिक मिक्सचर मिलता है, और ड्यू टू दी रेसमिक मिक्सचर आपको वहां पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स दिखाई पड़ते हैं। सॉरी, ड्यू टू द रेसमिक मिक्सचर वहां पे आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे दिखती है, जीरो दिखती है। लेकिन उसके अंदर जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन ओवरऑल मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जब हम लोग SN1 रिएक्शन करते हैं तो इन जनरल रेसमिक मिक्सचर बनता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा रेसमिक मिक्सचर बने, हो सकता है कि यहाँ पर SN2 रिएक्शन ज्यादा हो जाए। अगर यहाँ पर SN2 रिएक्शन ज्यादा होगी तो इन्वर्जन प्रोडक्ट ज्यादा होगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो ओवरऑल मिक्सचर का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी वो रेसमिक मिक्सचर नहीं होगा। और जब अगर यहाँ पे लेटेस्ट सपोज SN1 का कंटेंट ज्यादा हो गया तो रिटेंशन प्रोडक्ट ज्यादा बन जाएगा, तो ओवरऑल मिक्सचर रेसमिक नहीं होगा, ठीक है, उसका कॉन्फ़िगरेशन वही होगा जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन था। ठीक है, समझ में आ रही है चीज? यस।